नमस्कार दोस्तों। आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू पर बहुत तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। और ख़ास करके पढ़े लिखे वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग जो आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत ही चिंता की विषय है। अब इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि अगर जवाहरलाल नेहरू के जगह पर कोई और प्रधानमंत्री बनते तो शायद भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता और बहुत मजबूत होती। लेकिन मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि शायद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनते तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाता। क्योंकि आप इसका उदाहरण ब्रिटिश काल में भी देख सकते हैं। आप 1909 ईस्वी के मोरलो मिंटो सुधार से लेकर के आप 1932 ईस्वी तक 16 अगस्त 1932 पूना पैक्ट, जिसमें आपको महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच जो समझौता हुआ, उसने भी भारत को एक करने में बहुत ताकत दी। उसमें जवाहरलाल नेहरू का भी योगदान रहा। इतना ही नहीं, जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को उस समय भारत में भीषण दंगे हो रहे थे। चाहे वो पाकिस्तान हो, क्योंकि पाकिस्तान भी उस समय भारत का ही अंग था, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी आर्थिक नीतियों ने राष्ट्रीय एकता अखंडता को कमजोर किया, जो बहुत ही दुख की बात है। क्योंकि भारत का वह दौर था कि 1950 के दशक में भी लोग अकाल पड़ता था तो कोलकाता में लोग नाली से जो चावल, जो बना हुआ चावल बह करके नाली में आता था, उसको खाने के लिए मजबूर थे। लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू की ही नीतियों की देन रही कि 60 के दशक आते आते जो 1967 ईस्वी में या 1965 की हरित क्रांति कह लें, या 60 के दशक में जो वर्ष में हरित क्रांतियाँ हुई या उसका प्रभाव पड़ा, उसके बाद भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होना प्रारंभ किया। तो कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू की ही नीति की देन है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, उस समय भारत कई देशी रियासतों में बटा हुआ था। लगभग 562 देशी रियासत थे, जिसको मिलाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की योगदान से या आपसी समन्वय से भारत को एकीकृत किया गया। इसके बावजूद जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद जैसे देशी रियासत भारत में शामिल होने के लिए अपनी हामी नहीं भरी, तो उनको कूटनीति और सैन्य बल के बल पे भारत में मिलाया गया। ये सब लोग को पता होना चाहिए। और यह कहना यह सिर्फ योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा, यह उचित नहीं है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक जवाहरलाल नेहरू के सिपह सलार थे। क्योंकि जो भी उसकी जो नीतियाँ अगर सफल होती है या विफल होती है, उसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री पर होती है। इस चलते जो भी देशी रियासत थे वह 50 के दशक आते आते सब भारत में मिल गए। एक दो बच्चे गोवा, पांडिचेरी जैसे जो छोटे छोटे जो देशी रियासत कर लें, जिस पर अधिकार फ्रेंच का, पुर्तगाल का रहा था,
वो भी भारत में विलय हो गया। इस चलते इस संदर्भ में अमीर खुसरो की जो पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इस पहेली को अमीर खुसरो ने अपने स्तर से इसको डिफाइन किया, इसका उत्तर दिया। लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में देखा जाए तो एक थाल मोती से भरा, इसका मतलब ये होता है कि जवाहरलाल नेहरू एक थाली की तरह थे। उन पर पूरे देशी रियासत और जो छुटे पुटे लोग जो क्षेत्र थे उसको विलय करने का एक चुनौती था, और वह थाल चारों ओर घूम रहा था। जवाहरलाल नेहरू चारों ओर घूम रहे थे, फिर भी उससे मोती एक नहीं गिरे। इसका मतलब ये होता है कि चारों ओर संघर्ष करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने संघर्ष करते हुए भारत एक थाल की तरफ ले सकते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू को मैंने उदाहरण दिया, उससे एक मोती भी छिटका नहीं। इसका मतलब ये होता है, मोती का मतलब जो भी छोटी छोटी देशी रियासत थे वो भारत से अलग नहीं हुए। यह बहुत ही साहसिक कदम कहा जा सकता है, या फिर इसको यह भी कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की जो डिप्लोमेसी की पॉलिसी या कूटनीतिक नीति और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान रहा वो अद्भुत योगदान रहा। शायद आज भारत की स्थिति पाकिस्तान जैसा बना रहता, उससे भी बदतर होता, क्योंकि आज भी भारत में जो मुस्लिम है पाकिस्तान से ज़्यादा है, और वो भारत में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। आप देख लीजिए बगल में पाकिस्तान की स्थिति या बांग्लादेश की स्थिति, कि वहाँ के मुस्लिमों की क्या स्थिति है। इस चलते कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू ने सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया, सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने की बात की, तो मुस्लिम का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। ये आज़ादी के बाद नहीं, आप आज़ादी के पहले भी देख सकते हैं, चाहे सीमांत गांधी हो, चाहे आपको और जो भी मुस्लिम लीडर हुए, उन्होंने, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, उन्होंने कहीं न कहीं भारत को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका श्रेय जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही ये सारे काम कर रहे थे। चूँकि जब भारत में 2 सितंबर 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार बनी, चूँकि आज़ादी उस समय नहीं मिली थी, उस समय इनके जो भी कैबिनेट में कदावर लीडर हुए, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग शामिल थे। उन लोग का बस यही उद्देश्य था कि किसी भी कीमत पे पहले देश को टूटने से बचाना है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसा नीति बना करके गए कि उससे भारत कई खंडों में टूट सकता था, क्योंकि उन्होंने देशी रियासतों को ये छूट दे दी कि अगर वो भारत में शामिल रहना चाहते हैं तो रहें, नहीं तो अपना वो स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद आज़ादी के बाद भी बहुत सी नीतियाँ रहीं जो देश को मजबूती प्रदान की, और आज जो भारत जिस गति से बढ़ रही है तो उसका योगदान कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू का ही है। और आज के आने वाले लोग उनको जो मूर्ति है या जो त्रिमूर्ति भवन जो नई दिल्ली में है उसका प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दें, सभी का प्रधानमंत्री का उसमें संग्रहालय बना देंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कहा भी जाता है कि मिटाने से किसी की हस्ती नहीं मिटती है। क्योंकि हस्ती एक ऐसा चीज़ है कि उसका हर चीज़ का योगदान को दिखाता है, और मानव वह है कि उसके प्रेम और व्यवहार से लोग उसके अंडर में आ जाए, ये नहीं कि ज़बरदस्ती किसी पर कब्जा करने के प्रयास की जाए। जैसा आज जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, खास करके बुद्धिजीवी वर्ग जो चपलूसी और दलाली करके जवाहरलाल नेहरू पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। और ख़ास करके आज के शासक वर्ग को भी ये सोचना चाहिए कि शायद अगर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो आज उनका वजूद भी नहीं होता।
थैंक्स।